हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ईवीएस एनसीईआरटी से रिलेटेड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक की बात करते हैं। एनसीईआरटी किताबों के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एनसीए 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है आपका परिवार एवं मित्र, सेकंड है भोजन, थर्ड है पानी, फोर्थ है आपका आवास, फिफ्थ है यात्रा, सिक्स्थ है आपका हम चीजें कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का बौचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अब है आपका चींटियां। तो चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक ले जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है। आपको नोट करके लिखना है दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। जैसे चींटियां आपकी मिलजुल करके रहती हैं, वैसे दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। अब है मच्छर। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। नेक्स्ट है आपका कुत्ता। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ था। नेक्स्ट है चूहा। तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। अब है आपका उल्लू। तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट है मैना। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब है चीलबाज और गिद्ध। तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है।
नेक्स्ट है आपका कलचिड़िया, इंडियन रोबिन पंछी के बारे में। तो कलचिड़िया पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा हुआ रहता है और यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब हम बात करते हैं कौआ के बारे में। तो कौए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। नेक्स्ट है फाख्ता के बारे में। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अब है गौरैया। तो गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। तो बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे देती रहती है। नेक्स्ट है कबूतर। तो कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। अब है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट है शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर बीवर पक्षी के बारे में। तो नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। नेक्स्ट है पंछी। तो पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके हुए रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। अब है आपका हाथी। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा भी करते हैं। 3 महीने के हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब हम बात करते हैं हाथी के झुंड के बारे में। तो झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट है, इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ करके चले जाते हैं। अब है नेक्स्ट स्लॉथ। तो स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं, यानी जिस पेड़ पर स्लॉथ रहता है, उसी के पत्ते खा करके अपना पेट भरता है।
40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यानी स्लॉथ का जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपका बाघ। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चलता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करेंत, दुबोइया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा करके नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल के खा जाता है। नेक्स्ट है आपका सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि कालबेलिया नाच कहाँ का फेमस है। तो कालबेलिया जो डांस है आपका राजस्थान राज्य का फेमस डांस है। नेक्स्ट है आपका लंगूर। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। अब हम बात करते हैं मगरमच्छ के बारे में। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन उसके कान आसानी से दिखाई नहीं देते। अब है छिपकली। तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। नेक्स्ट है मछलियाँ। तो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। नेक्स्ट है आपका गिलहरी। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अब बात करते हैं हम बिल्ली के बारे में। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है गाय। तो गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य जानवरों के बारे में। तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर भूकंप या तूफान आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में और 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घास। तो घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है।
घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बरगद। तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ों तक होती है और ये टहनियों से निकलती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम निपेंथिस। तो निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीवों को खा जाता है, यानी उनका शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े के जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीज के बारे में। तो बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थीं। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपककर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट है आपका फसल। तो एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोटन पौधे के बारे में। क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दिशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध करवाती हैं। अब हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। तो अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आए। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई। सोयाबीन आपका आई चीन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम केंचुए के बारे में। तो केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम झूम खेती के बारे में, यानी शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा करके जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें और जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं
ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य फसल चावल की होती है, यानी झूम खेती में जो मुख्य फसल होती है वो चावल की होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है और चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन बोलते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेते हैं और फसल कम होने लगती है।